हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनसीईआरटी सार कक्षा 6 to 12 सहित महेश कुमार बर्णवाल की किताब को कंप्लीट करेंगे। पहला अध्याय है पर्यावरण एवं उसके घटक। पर्यावरण एवं उसके घटक के अंतर्गत हम पर्यावरण शाब्दिक अर्थ और परिभाषा, पर्यावरण की संरचना, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, वायुमंडल की संरचना, पर्यावरण की विशेषताएं, सांस्कृतिक पर्यावरण, पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता, पर्यावरणीय अध्ययन के उद्देश्य, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, मानव पर्यावरण संबंधों से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 पर्यावरण एवं उसके घटक। विषय विस्तार, शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण की संरचना एवं उसके घटक, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, पर्यावरण की विशेषताएं, सांस्कृतिक पर्यावरण, पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता, पर्यावरणीय सिद्धांत एवं नियम, पर्यावरण पर मानव प्रभाव, मानव पर पर्यावरण प्रभाव, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य। पर्यावरण शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण दो शब्दों परि चारों ओर तथा आवरण घिरा हुआ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत हो। अंग्रेजी भाषा के इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वायर से हुई है, जिसका अर्थ भी आस पड़ोस को इंगित करता है। पर्यावरण उन समस्त जैविक अजैविक कारकों के समग्र प्रभाव का योग है जो सभी सजीवों को प्रभावित करता है। इसमें भौतिक व रासायनिक कारक जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप, भौगोलिक स्थिति तथा जैविक कारक सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। पर्यावरण एवं सापेक्षिक अवधारणा है जो किसी जीव के आसपास की उन परिस्थितियों या परिवेश को दर्शाता है जो उन जीवों के विकास व परिवर्तन में सहायक होते हैं। पर्यावरण प्रकृति में किसी जीव के लिए वह उपयुक्त वातावरण है जिसमें वह जीवित रह सके, विकास कर सके एवं अन्य जीवों के साथ पारस्परिक क्रियाओं एवं अंतर संबंध स्थापित कर सके। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। जैसे पंजाब की पर्यावरणीय दशा जहाँ गेहूँ के लिए उपयुक्त है, वहीं तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा इसके लिए अनुपयुक्त है। प्रमुख पर्यावरणविदों के विचार। होरोविट्ज के अनुसार किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। जो बाह्य दशाएं होती है वो जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दी है? होरोविट्ज ने। पी गिजबर्ट के अनुसार वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए है। वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए है तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पी गिजबर्ट के अनुसार। ई.जे. रोज के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य बल है जो हमें प्रभावित करता है। बल से याद रखेंगे, ई.जे. रोज बल के बारे में बताया। पर्यावरण एक बाह्य बल है जो हमें प्रभावित करता है। पी गिजबर्ट ने बताया है कोई वस्तु है जो घेरे हुए है। होरोविट्ज ने विकास चक्र को प्रभावित करने वाला बताया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उसके क्रियाकलाप एवं अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उनके अंतर संबंध सम्मिलित हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के जैविक एवं अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। जैविक घटक, इसके अंतर्गत जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटक, इसके अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटक में जंतु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव, वहीं अजैविक घटक में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल को सम्मिलित किया गया है। उपयुक्त घटकों के अतिरिक्त मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ भौतिक पर्यावरण में मानव हस्तक्षेपकर्ता न होकर एक घटक के रूप में होता है, वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव एक सक्रिय हस्तक्षेप करता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पर्यावरण सम्मिलित हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव एक सक्रिय हस्तक्षेप करता है, वहीं इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पर्यावरण सम्मिलित है। पर्यावरण की संरचना व प्रकार। पर्यावरण की संरचना। जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक घटक और जैविक घटक में वनस्पति घटक, जंतु घटक और सूक्ष्म जीवीय घटक आएंगे। वहीं भौतिक पर्यावरण यानी कि अजैविक घटक, स्थलमंडलीय घटक यानी कि मृदा, वायुमंडलीय घटक वायु, आर्द्रता, जलमंडलीय घटक में जल, ऊर्जा घटक में प्रकाश और ताप तथा नंबर 3 सांस्कृतिक पर्यावरण है। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में वनस्पति घटक, जंतु घटक, सूक्ष्म जीवीय घटक और भौतिक पर्यावरण में स्थलमंडलीय घटक, वायुमंडलीय घटक, जलीय घटक और ऊर्जा घटक है। वायुमंडल और स्थलमंडल पर्यावरण के भाग। पर्यावरण के 4 भाग हैं: वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, जलमंडल। जैविक पर्यावरण। पादप प्लांट। पादप पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन निर्माण करके तथा भूमि से विविध पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैवमंडल में खाद्य श्रृंखला को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये पर्यावरण के जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों का चक्रण संभव बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं निर्मित करने के कारण पादपों को स्वपोषी ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। जीव ऑर्गेनिज्म। जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश जीव परपोषी होते हैं क्योंकि वे अपने भोजन हेतु अन्य पर्यावरण घटकों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया पर्णहरित की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। साइनोबैक्टीरिया पर्णहरित की उपस्थिति में। पोषण के स्रोत के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मर्तजीवी, नंबर 2 परजीवी, नंबर 3 प्राणी संभोजी। मर्तजीवी। इस वर्ग के जीव मर्त जीवों एवं वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं, कवक, बैक्टीरिया। परजीवी। इस वर्ग के जीव पोषण हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उदाहरण जोंक, खटमल। प्राणी संभोजी। इस वर्ग के जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल रूप में मुख से ग्रहण करते हैं। इनका भोजन पादप उत्पाद या जंतु उत्पाद अथवा दोनों हो सकता है। मनुष्य, कुत्ता, भालू, बंदर आदि। प्राणी संभोजी के उदाहरण हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिन्हें अपघटक कहते हैं, पौधों एवं जंतुओं के मर्त शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं। उनमें सरल यौगिकों में विघटित कर
उन्हें सरल यौगिकों में विघटित कर अन्य जीवों एवं पौधों हेतु सुलभ बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया तथा कवक सम्मिलित होते हैं। भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ऊर्जा संघटकों को सम्मिलित किया गया है। हमारे चारों ओर का वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा आदि कारकों से निर्मित है। ये कारक जीव की संरचना, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा जीवों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, मृदा। मृदा स्थल मंडलीय उपसंघटक है। यह भूपर्पट्टी का सबसे ऊपरी स्तर है जो खनिज एवं आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण पृथ्वी की मूल शैलों के अपक्षय अपरदन एवं पदार्थों के निक्षेपण के द्वारा होता है। मृदा में ह्यूमस एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों तथा सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा मृदा की उर्वरता एवं पादप अनुकूलन हेतु आवश्यक अंतः क्रियाएं संपन्न करती है। नंबर 2, वायुमंडल। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसके जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसें, ऊष्मा तथा जल आदि प्राप्त होते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है तथा वायुमंडल की इस परत में अधिकांश मौसमी या जलवायवीय परिवर्तन घटित होते हैं। वायुमंडलीय विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिनका संघटन वायुमंडल के निचले स्तरों में अपेक्षाकृत एक समान रहता है। शुद्ध एवं शुष्क वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम व ओजोन भी अल्प मात्रा में विद्यमान रहती है। उपयुक्त गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जो पेड़ पौधों के अपघटन से वातावरण में निर्मुक्त होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन आदि। वायु पौधों के रंध्रों को खोले रखने में सहायता करती है जिससे वे प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रिया सुचारू रूप से कर पाते हैं। वातावरण में विभिन्न गैसों का चक्रण वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। विभिन्न गैसों का चक्रण वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। इन गैसों के अतिरिक्त विभिन्न जल स्रोतों के वाष्पीकरण एवं पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन से वायुमंडल की निचली परत में जलवाष्प भी पाई जाती है। वायु में धूल, पराग आदि के ठोस कण भी पाए जाते हैं। वायुमंडल की संरचना। विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एवं वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल की परतों का विभाजन। वायुमंडल की 5 परतें हैं: अक्षोमंडल, समतामंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल। अक्षोमंडल, समतामंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल। इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अक्षोमंडल ट्रोपोस्फेयर, मध्यमंडल मेसोस्फेयर, समतामंडल स्ट्रेटोस्फेयर, आयनमंडल आयनोस्फेयर, बाह्यमंडल एक्सोस्फेयर। अक्षोमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर पृथ्वी की सतह से लगभग 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। अक्षोमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन से संबंधित समस्त घटनाएं, आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात इत्यादि वायुमंडल की
इसी परत में घटित होते हैं। इस परत में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की दर से गिरावट होती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की दर से गिरावट होती है। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो अक्षोमंडल में होती हैं। नंबर 2, समताप मंडल। यह अक्षोमंडल की ऊपरी परत है। अक्षोमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल। अक्षोमंडल की ऊपरी परत होती है जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। इस परत में ओजोन परत उपस्थित होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन परत की अधिकता के कारण इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। इस परत में वायुमंडलीय या मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती है, इसलिए इस परत में वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत की अधिकता होती है और वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। समताप मंडल। मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। अक्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अक्षोमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल में वायुयान उड़ेगा और मध्य मंडल में तापमान के साथ गिरावट आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल पाया जाता है। यह वायुमंडल का आयनित भाग है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। इसका उपयोग हम रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है। जो रेडियो और टेलीविज़न है उनके प्रसारण में आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है जहाँ वायुमंडल एवं अंतरिक्ष परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं। जो बहिर्मंडल है वो वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है। सबसे पहले अक्षोमंडल है, फिर समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अक्षोमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल में वायुयान चलेगा और ओजोन परत की अधिकता है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। आयन मंडल में रेडियो तथा टेलीविज़न का प्रसारण और बहिर्मंडल में वायुमंडल एवं अंतरिक्ष परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं जो सबसे बाहर की परत है। बहिर्मंडल में और आयन मंडल के बीच कृत्रिम उपग्रह, उल्कापिंड और आयन मंडल और जो बहिर्मंडल है और आयन मंडल है उसके बीच में कृत्रिम उपग्रह और उल्कापिंड स्थित होते हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगें स्थित होती है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और बहिर्मंडल ये 700 किलोमीटर तक है आयन मंडल से बहिर्मंडल के बीच में। मध्य मंडल 50 किलोमीटर तक है और मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में समताप मंडल में मौसम, गुब्बारा, जेटयान उड़ते हैं। समताप मंडल और अक्षोमंडल में मेघ, वर्षा, बिजली इत्यादि होते हैं। उसके बाद पृथ्वी सतह है। एक बार इस चित्र को ध्यान से देखें। पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह के ऊपर अक्षोमंडल। अक्षोमंडल में बिजली, वर्षा, मेघ इत्यादि घटनाएं होंगी जो 8 किलोमीटर तक है और 8 से 18 पर समताप मंडल है जहाँ पर तापमान समान रहता है। मौसम, गुब्बारा, जेटयान ये सब जो घटनाएं होती हैं समताप मंडल में। मध्य मंडल, आयन मंडल में रेडियो तरंग किरणें। बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह। आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में उल्कापिंड इत्यादि घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की संरचना। नंबर 3, आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता अथवा वायुमंडलीय नमी कहते हैं। आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता एवं सापेक्ष आर्द्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। जो वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होगी वो निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है।
जबकि किसी ताप व दाब पर वायु की आर्द्रता सामर्थ्य, नमी धारण करने की क्षमता तथा वायु में उपस्थित आर्द्रता के अनुपात को, जो नमी धारण करने की क्षमता है, किसी ताप व दाब पर वायु के द्वारा नमी धारण करने की क्षमता तथा वायु में उपस्थित आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता का जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि वाष्पीकरण की मात्रा, संघनन, वर्षा की संभावना एवं मौसम के शुष्क एवं नम होने में यह महत्वपूर्ण कारक है। जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसका जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि वाष्पीकरण की मात्रा, संघनन, वर्षा की संभावना, मौसम के शुष्क एवं नम में होने में यह महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके साथ ही पादप एवं प्राणियों की उपलब्धता एवं वितरण के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ जल है, जो कि जीवों के संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। बिना जल के परितंत्र की क्रियाशीलता संभव नहीं है। जल विभिन्न रूपों में पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल में उपलब्ध है। जो पृथ्वी को एक विशेष ग्रह का दर्जा प्रदान करता है तथा उस पर रहने वाले समस्त सजीव प्राणियों को जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। जल चक्रीय माध्यम से वातावरण में पहुंचता रहता है तथा जलवाष्प के रूप में भी वातावरण में विद्यमान रहता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति वायु से तथा जलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। ऊर्जा संघटक, एनर्जी कंपोनेंट। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा एकत्र करते हैं तथा उसे अन्य जीवों हेतु सुलभ बनाते हैं। पृथ्वी के तल पर प्राप्त होने वाले संपूर्ण सौर ऊर्जा को सूर्यताप या सूर्य विकिरण कहते हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संघटक में प्रकाश और तापमान को सम्मिलित किया जाता है। प्रकाश एक महत्वपूर्ण जलवायवीय कारक है तथा समस्त जीवधारियों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश एक जलवायवीय कारक है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसकी तरंगदैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। दृश्य जो स्पेक्ट्रम है उसकी तरंगदैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण भी कहते हैं। दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। अधिकांश पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा इनका कुछ ही भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। अधिकांश पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा इनका कुछ ही भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। तरंगदैर्ध्य के आधार पर पराबैंगनी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। जो तरंगदैर्ध्य के आधार पर पराबैंगनी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB, UVC। 315 से 400 नैनोमीटर, 280 से 315 नैनोमीटर और 100 से 280 नैनोमीटर। इनमें केवल UVA ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है, जबकि UVC एवं
यूवीबी अधिकांश मात्रा वातावरण द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। यूवीसी तथा यूवीबी विकिरणों का सभी जीवों पर अत्यधिक घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये वातावरण में रहती है तो इनका जीवों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का प्रभाव, पादपों पर प्रभाव और जंतुओं पर प्रभाव। प्रकाश के पादपों पर प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश के गुण, मात्रा तथा अवधि का प्रभाव पौधों पर पड़ता है। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम तथा लाल रंग में अधिक होती है। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम तथा लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो अधिक होती है, और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। प्रकाश द्वारा ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन, गति, वृद्धि, प्रजनन, पुष्पन, बीजन, अंकुरण। प्रकाश द्वारा ही जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन, गति, वृद्धि, प्रजनन, पुष्पन, बीजन एवं अंकुरण आदि क्रियाएं संपन्न होती है। पोषण एवं फलन को प्रकाश की अवधि नियंत्रित करती है। पौधों में प्रकाश की दिशा की ओर प्रकाशानुवर्तन गतियाँ होती हैं। प्रकाश पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन्स ऑक्सिन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। जो प्रकाश होता है वो पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन्स ऑक्सिन के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की लंबाई, आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आकार एवं आकृति में जो परिवर्तन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। बीजों के अंकुरण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है। जो बीजों का अंकुरण होता है उसमें लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है। पुष्पन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा को दीप्तिकालिता, फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव। जंतुओं के उपापचय, गैसीय अनुक्रियाएं व लवणों की घुलनशीलता पर प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विभिन्न एंजाइमों की क्रिया तथा लवणों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, जिससे जंतु अधिक फुर्तीले एवं सक्रिय नजर आते हैं। प्रकाश जंतुओं के शारीरिक आवरण, त्वचा पर बाल में प्रवेश कर उनमें उत्तेजना, सक्रियता, आयनीकरण और विभिन्न शारीरिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म की उष्णता का कारण बनता है। पराबैंगनी किरणें विभिन्न जीवों के डीएनए में उत्परिवर्तन भी कर सकती हैं। प्रकाश जंतुओं के शरीर व रंग को प्रभावित करता है। जल में रहने वाले जीवों की त्वचा तुलनात्मक रूप से रंगीन एवं आंखें निष्क्रिय हो जाती है। भूमंडल के विभिन्न भागों में प्रकाश की तीव्रता व उपलब्धता के अनुसार ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। विभिन्न जीवों में परिवर्धन का तीव्र एवं धीमा होना तथा उनकी चालन गति पर प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण, केकड़े का लार्वा प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अत्यधिक गतिशील हो जाता है। जब जो केकड़ा होता है उसका लार्वा प्रकाश की तीव्रता पर बढ़ने पर जो है अधिक गतिशील हो जाता है। प्रकाश की दीप्तिकालिता, दैनिक अवधि, अनेक पक्षियों एवं स्तनधारियों के प्रजनन, प्रवास तथा उनकी शारीरिक संरचना में ऋतुनिष्ठ परिवर्तन लाती है। ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन लाती है, जो उनके जीवन चक्र में नई स्फूर्ति देती है। तापमान। तापमान ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का परिमाण होता है। वर्तमान में ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है, जबकि पृथ्वी के भीतर ताप का स्रोत ज्वालामुखी लार्वा है। जो वातावरण है उसमें ताप का स्रोत सूर्य है और पृथ्वी के अंदर लार्वा ज्वालामुखी लावा ताप का मुख्य स्रोत है। अक्षांश, स्थलाकृति, ऊंचाई, वनस्पति तथा ढाल आदि भौगोलिक कारक तापमान को प्रभावित करते हैं। अक्षांश, स्थलाकृति, ऊंचाई और वनस्पति। तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर कहलाती है, जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। जीवों पर तापमान का प्रभाव।
न्यूनतम तापमान पर पौधों की उपापचय क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। न्यूनतम तापमान पर पौधों की उपापचय क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, किंतु उच्चतम तापमान पर ये क्रियाएं अपनी अधिकतम गति के साथ विघटित होती हैं, जो पौधों के विकास के लिए लाभकारी होती है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वोत्तम तापमान 30 से 45 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर बढ़ती है, परंतु एक निश्चित तापमान के पश्चात यह घटने लगती है। प्राणियों में प्रजनन, प्रवासन, भ्रूणीय परिवर्धन तथा अन्य क्रियाएं तापमान व तापमान के अन्य अजैविक कारकों जैसे आर्द्रता, वायु वाष्पीकरण आदि के साथ होने वाली अंतःक्रिया के कारण प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। तापमान की सहनशीलता के आधार पर प्राणियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तापमान की सहनशीलता के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है प्राणियों को? 2 वर्गों में। नंबर 1 पृथुतापी, तनुतापी, यूरोथर्मल, स्टेनोथर्मल। पृथुतापी प्राणी वातावरण तापक्रम के वृद्धि परास को सहन कर सकते हैं, जैसे मनुष्य, व्हेल आदि। इसके विपरीत तनुतापी प्राणी तापक्रम के कम परास को सहन करने में सक्षम होते हैं, जैसे सरीसृप, परवाल आदि। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अन्योन्याश्रितता, सीमित क्षमता, जटिल संबंध। अन्योन्याश्रितता परस्पर निर्भरता के कारण किसी जीव का अस्तित्व अन्य असंख्य जीवों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जो पर्यावरण की विशेषताएं हैं वो 3 चीज़ों पर निर्भर है: अन्योन्याश्रितता, सीमित क्षमता है, जटिल संबंध है। अन्योन्याश्रितता परस्पर निर्भरता के कारण किसी जीव का अस्तित्व अन्य असंख्य जीवों के अस्तित्व पर भी निर्भर करता है, जो परस्पर आश्रित एवं अंतर संबंध होते हैं। वस्तुतः इस दृष्टि से मानव भी स्वतंत्र नहीं है। यदि पेड़ पौधे, मृदा, सूक्ष्मजीव आदि अपना कार्य बंद कर दे तो मानव सहित विभिन्न जीवों का समाप्त होना निश्चित है। जैसे पादप द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करना, सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों का अपघटन एवं स्थिरीकरण करना, इस प्रकार उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के इनका न होना भी उत्पादकों के अस्तित्व को अस्थायी कर देगा। परिणाम स्वरूप जैव विविधता में ह्रास होगा तथा पोषक तत्वों के असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एवं विभिन्न पोषक चक्र एवं परितंत्रों की उपस्थिति पर्यावरण के अन्योन्याश्रितता सिद्धांत के प्रत्यक्ष उदाहरण है। अन्योन्याश्रितता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, परितंत्र, पोषक चक्र इसके उदाहरण है प्रत्यक्ष। इस प्रकार मानव एवं पर्यावरण भी परस्पर अन्योन्याश्रित है। जो मानव और पर्यावरण है वो आपस में अन्योन्याश्रित है। सीमित क्षमता। नंबर 2 सीमित क्षमता। पौधे निश्चित मात्रा में सूर्य किरण ग्रहण करते हैं और एक निश्चित सीमा तक ही ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। जटिल संबंध। जटिल संबंध पर्यावरण में जीवों एवं तत्वों की अन्योन्याश्रितता एवं उनकी सीमित अक्षमता ने संबंधों को जटिल बना दिया है। पर्यावरण में जीवों एवं तत्वों की अन्योन्याश्रितता एवं उनकी सीमित अक्षमता ने संबंधों को जटिल बना दिया है, जहाँ कोई भी तत्व स्वतंत्र नहीं है। पर्यावरण में दृश्यमान वस्तुएं वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। उनकी संरचना, अंतःक्रियाएं एवं उनका अन्य से संबंध उन्हें और अधिक जटिल बना देता है। भौतिक तथा जैविक पर्यावरण एवं उनके घटक विभिन्न जीवों को आधार एवं आश्रय प्रदान करते हैं और उनके विकास एवं संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराते हैं तथा उन्हें प्रभावित भी करते हैं। भौतिक तथा जैविक पर्यावरण